सारे कि इस टाइम पे हम सीधी कहीं ना कहीं एग्जाम के उसके 11th के हाँ 11th के कम सब्जेक्ट्स भी कुछ होते हैं। 6 सब्जेक्ट्स हैं मैं बैठ के गिनी हूँ हाँ भाई छह होता है। Okay, sound. So, what is sound? Sound. उसके बाद which enable us to hear. Sound is a form of energy which enable us to हाँ. hear. It is a form of Sound mechanical is form of energy which enable us to hear. अरे I mean which enables us. mechanical energy Here. So, vibrating object, जो भी vibrating object है ना, वो sound produce करते हैं. Object produces sound. Vibrating object produces sounds. अब जरा देखें कि propagation of sound. Sound कैसे चलता है? मैं बताऊं Propagation of sound. When an object vibrates, चाहे वो tuning fork की क्यों ना हो, it produces a series of compression and rest action. form vibrates, then of the medium. it produces series of compression and rarefaction. In particles of air या medium, particles of Medium. कोई और भी मीडियम हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ठीक है, which moves ahead and reaches to our hair, moves forward ahead and reaches to our ear, ear. इसके बाद क्या होगा? Now, Our auditory nerve. हाँ, so our eardrum, उसके बाद क्या होगा? Receive energy, उसे एनर्जी रिसीव कर लेते हैं and starts vibrating. ओके, फिर इसके बाद by auditory nerves these sensation reaches to our brain and it detects it as a sound. By auditory nerves it reaches, ट्यूनिंग फॉर्क आएगा ना हाँ, जो भी है सिग्नल reaches to our brain. सिग्नल को इम्पल्स करने ना जो हम बोल रहे हैं वो सिग्नल है या वो reaches to our brain in form of electric impulse. है तो वही सिग्नल लेकिन इलेक्ट्रिक फॉर्म में करंट के रूप में ले जाता है. इलेक्ट्रिक impulse and brain detects it as sound. Brain detects it as sound. अब इसमें कुछ भी बोल दें कि बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे. हाउ वी कैन लिसन ईयर बेल ऐसे भी बोल सकता है. हाउ साउंड मतलब ये इलेक्ट्रिक बेल नहीं होती जो हमारे स्कूल की बेल होती है, वो सब कैसे बजती हैं, ऐसे कुछ भी बोलेगा यही सब लिखना है. सो व्हेन इलेक्ट्रिक बेल वाइब्रेट्स, या ये भी कह सकते हो कि व्हेन हैमर हिट्स द बाउल, फिर उसके बाद सब में यही है बस बाउल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग, फिर यही सब चीजें. तो इलेक्ट्रिक बेल में ये बाउल है वो इनर्शिया वाले टाइप्स. और ये एक हैमर है.
ये हैमर कहलाता है। बस ये हैमर याद रखना, तब गलत नहीं होगा। हैमर और ये बाउल। अच्छा, अब आगे देखिए कि एक चीज आ सकती है। मान लो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एयर में पार्टिकल कंडेंस्ड होंगे कहीं कहीं जगह और कंप्रेस्ड होंगे, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा क्या, और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा होगी। और जबकि दूसरी जगह क्या होगा, क्या पार्टिकल अवे होंगे एक दूसरे से, और ऐसा सीरीज में होगा। तो जहाँ पर पार्टिकल में प्रेशर ज़्यादा हुआ या ये क्लोज हुए, उसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे कंप्रेशन, और इसे रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, इसको रेयरफेक्शन, ऐसे बनाना। ये इसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो कंप्रेशन किसको करस्पॉन्ड कर रहा है बताओ, क्या क्रेस्ट को, और जो रेयरफेक्शन है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ट्रफ को। तो इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये बनाना मुश्किल होता है, तो कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ये बुक में बना दिए। तो इसको लिखें कंप्रेशन, दिस इज रेयरफेक्शन। ओके, और फिर ये हमारे पिना में पहुंचते हैं, और पिना के अंदर क्या होता है, ये ईयर ड्रम है। फिर उसके बाद आगे चलने पर यहाँ एक नर्व होती है कॉस्टिया में, और वहाँ से वो ब्रेन में चली जाती है। ऐसा तुम्हारे में लास्ट में एक फिगर बना हुआ है। कैंसर। हाँ, तो इसलिए हम बता देते हैं, मैं अंदर का बता देता आपको, इसलिए मैं वर्ड भी कॉस्टिया ले लिया, वरना ले नहीं। और ये जो आंखों में, ये कान में पिना है, जो सूप है, मतलब जिससे चावल छाना जाता है, हाथी का नहीं होता, पछोरने वाला। Now, sound needs a medium to travel. छठ पूजा में भी यूज होता है। छठ पूजा नहीं, मैं जानती हूँ। कुछ दिनों बाद हमारा ये पिना खत्म हो जाएगा, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। जो पहले थे उनके ज़्यादा बड़े थे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हीट डिसिपेट करने के लिए होता है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे हमारा नहीं, आगे क्योंकि हम लोगों की जो अब पूंछ खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है। तो साउंड को क्या है, साउंड कैन ओनली ट्रेवल इन सम मीडियम, इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। क्योंकि अगर आप मून में चाहो बात कर तो नहीं कर सकते हो, इसके लिए मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट होने चाहिए, और वही पार्टिकल जब हमारे ईयर में, ईयर ड्रम में हिट करते हैं तभी तो ये वाइब्रेट करेगा। जब पार्टिकल कोई तुम वाइब्रेट ना करा पाए तो फिर हमारे ईयर तक सिग्नल कैसे पहुंचेगा। तो इसलिए साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन, इसमें नहीं ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम। सो इट कैन ट्रेवल इन मीडियम, मीडियम में। अच्छा, इस तरीके के वेव्स को क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, हाँ, non-mechanical waves are those waves which does not need a medium to travel. Example, light. Non-mechanical waves are those which does not need a medium to travel. बात ना करें, medium to
ट्रेवल। फॉर एग्जाम्पल लाइट है, लाइट सन से यहाँ तक आ जाती है, बीच में वैक्यूम है। और साउंड है मैकेनिकल वेव। अब हम यहाँ पर देखें, जो साउंड है ये जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ये यहाँ के पार्टिकल को भी ऐसे ही ऐसे वाइब्रेट करा रहा होगा, तो इस तरीके से। और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, क्या एनर्जी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है। इफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस in the direction of propagation of wave, then neha such kind of wave is called। बहुत अच्छा। जैसे कि if the direction, सही बताया, ट्रांसफर अरे तुम तो सही बताया। चल when सुनो कि if oscillation of particle, जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं या वाइब्रेशन, जब तेज करते हैं तो वाइब्रेशन बोला जाता है, धीरे धीरे करें तो ऑसिलेशन टेक्स प्लेस along the direction of propagation of wave, such wave is called longitudinal, यानी लेंथ वाइज चल रहे हैं ना, जिधर सड़क जा रही है उधर ही तो आएंगे जाएंगे, और सड़क की तरफ ना जाएं, सड़क जा रही है तो उधर ही इधर उधर घूमते रहो, कोई वहां से खेत पे गुजर जाए, सड़क पे नहीं जाएंगे खेत में निकल गए, तो ट्रांसवर्सल। कोई 4 एग्जांपल बताइए एकलव्य जो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। वाटर वेव, रोप वेव, वाटर वेव, सर ये ट्रांसवर्सल सब ट्रांसवर्सल के नहीं लिए वाटर वेव तो होता है ना। नहीं, साउंड स्लिंकी 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 बोला यही 2 बोल सकते हैं। हमारा सुन के सर लिख भी हमें भरोसा था एकलव्य पे, हमें क्या मालूम था ये बच्चा दे जाएगा। चलो नाउ ट्रांसवर्सल वेव क्या होता है कि पार्टिकल ऑसिलेट, तो ऐसे पार्टिकल, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेव का, इसका ये मतलब नहीं है ऊपर नीचे हो रही, लेकिन कई बार जैसे रोप है, रोप को हिलाओ तो उसके पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं क्या, ऐसे, इसलिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है। आगे तो रोप ऐसे है तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला जाएगा ये रिपेल। तो इफ पार्टिकल ऑसिलेट्स perpendicular to the direction of propagation of wave, then it is called transversal wave। अब वो सारे एग्जांपल लिख दो। सर इसमें भी स्लिंकी आएगा। हाँ, इसमें तो आएगा वाटर वेव, स्लिंकी, रोप वेव, सर इसमें लगता है अर्जी ने खाने पे हंसने की कोशिश। लाइट और स्लिंकी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए कि what does it mean by compression? The portion of medium where particle is congested, जहाँ पार्टिकल ज्यादा हो, particles are congested, density is more
and pressure is more. Is called compression. ठीक है. Rarefaction. The portion of medium where particles are wide apart. Density is less. And pressure is less. Is called rarefaction. Now, देखो by an experiment show that sound needs a medium to travel. Closely packed लिख सकते हैं सर. The particles are closely packed. लिख सकती हो. तुम कानपुर की हो, कुछ भी लिख सकती हो. नहीं वो उत्तराखंड की है. उत्तराखंड है कानपुर की. अच्छा, तब तो नहीं लिख सकते. कानपुर को तो लिख. अच्छा ठीक है. So by an experiment. सर आप भी नहीं लिख सकते. आपने कहा था कि आप. हम तो चाहते हैं यहाँ से जितनी भी ट्रेन है वो सब कानपुर जाएं और कहीं नहीं. By an experiment show. सर की मर्जी. हर घंटे ट्रेन होगी फिर हमारे यहाँ के लिए. सर कभी भी जाते. By an experiment show. तुम भी जा सकते और फिर हैं ना? हाँ, वहाँ से कभी आए ही ना, बस जाती जाती. मैं तो बहुत सालों से. By an experiment show that sound needs a medium to travel. अब देखो, put electric bell inside inverted bell jar. बेल एक ही जार होता है ना, और जो बेल की तरह होता है. तो ये बेल ऐसे दिखती है. अब इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दी. ये तो ये इलेक्ट्रिक बेल इसमें लगी हुई है. और ये अब इसमें इसका तार बाहर निकला हुआ है. बाकी इसके रिम पे वैक्स लगा दिया. और फिर इसमें स्विच लगा दिया. वैक्यूम से वैक्यूम भी अब तो वैक्यूम भी इसमें होगा. सक्शन पंप. या कहीं से भी नीचे से भी सक्शन कर सकते हैं. तो ठीक है. एंड स्विच इट ऑन. स्विच इट ऑन. सील द रिम ऑफ बेल जार विद वैक्स. सील कर दो. ठीक है. एंड सील द रिम ऑफ बेल जार. किसी न किसी से वैक्स से मोमबत्ती का वो जो पिघला के कहीं ना कहीं किनारे लगा दो. ग्रीस लगा दो, कुछ लगा दो, टेप लगा दो, कुछ नहीं. मतलब उससे क्या होगा, हवा नहीं जा पाएगी. तो बेल jar with wax. Now switch on. Bell. We will be able to hear sound. We will be able to hear sound. Now by vacuum pump
suck out all the air of bell jar. Slowly, slowly sound becomes feeble and ultimately it goes off. मतलब ultimately फिर ठीक है. So suck out all air of bell jar from vacuum pump. Sound slowly becomes feeble. बहुत धीमा होता जाएगा. And ultimately we cannot hear it. It proves that sound needs ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है. मीडियम टू ट्रैवल. Now, in text question number 1 is already covered. So compression. ठीक है. सर वो कंप्रेशन तो ठीक है. ओके. इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेज 163. First question. How sound is produced by your school bell? and produce series ठीक of है. Hammer strikes the bowl. बस अब तो आगे. इन्होंने वो शुरू कर दिया बोलना. हाँ. उसने बोला कि Why sound waves are called mechanical wave? बोलो नेहा. Why sound waves are called mechanical waves? because sound wave being a medium to travel. बोलो अपने. Sound waves are also called mechanical waves because they need a medium to travel. Covered. ठीक है. Suppose you and your friend are on moon. Now will you be able to hear any sound produced by Dhruv? Why? Because there is no medium. There is no medium in moon. So there is no medium on moon. So we will not be able to. So I will not be able to hear और my friend is correct. my friend's voice. सुननी भी नहीं है. मान लो तुम्हारा दोस्त वहाँ बोले बचाओ एलियन मुझे गलियन में लिए जा रहा Now, characteristics of sound wave, amplitude, maximum displacement of सर लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे वो करती है और स्टिलनेस फ्रीक्वेंसी पे. हाँ, तो सबसे पहले देखें amplitude. It is the maximum displacement of particle of medium from the mean position to either ठीक है, बिल्कुल पूरा बताया है. Of कुछ तो आता है. particles of medium, ठीक है, from mean position to either side. अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन किसी भी ओर यदि कणों का होता है तो उसे आयाम कहते हैं. Either side is called
एम्पलीट्यूड देख लो, ये जैसे सिंपल पेंडुलम है, कई बार सिंपल पेंडुलम भी आता है। इफ मेटेलिक बॉब इज, ठीक है, सस्पेंडेड विद ए नॉन फ्लेक्सिबल थ्रेड, देन इट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। हमने देखा है ना करके ऐसे ऐसे। अच्छा वो भारी सा जो आप दिखा तो मेटेलिक बॉब है ये। और ये कैसा थ्रेड है? नॉन फ्लेक्सिबल थ्रेड। तो अगर इससे इसको लटका दिया जाए, और यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो नॉन यील्डिंग है, ये नहीं रबर से नहीं लटकाओ, दीवार से किसी चीज से, तो इस चीज को फिर क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम या सरल लोलक। चलो नाउ एम्पलीट्यूड पता चल गया। अब हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। कि अगर मान लीजिए ये यहाँ गया, तो ये इधर भी जा सकता है और किधर जा सकता है। सर इसमें एक चीज बताइए, यहाँ पे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है ना, तो ये इसका एम्पलीट्यूड ये है। हमें क्वेश्चन आया था, हो रहा था जो डाउट था, तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी को बोलो लो और हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी को। हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी जब किसी हाइट पे है, हाँ ये हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी है। यहाँ भी 0 है ना, उल्टा नहीं बोला था शायद। और इतनी हाइट कितनी बताओ? h है, हाँ तो इसलिए इसकी mgh इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ ये मैक्स है, और ये क्या है? दैट इज ek मैक्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे तेज स्पीड होगी बीच में, क्योंकि इसके पास कोई हाइट नहीं है ना, ये मिनिमम पोजीशन पर है, तो सारी पोटेंशियल एनर्जी अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी होगी। ओके, तो सर ये जो यहाँ पे हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है, वहाँ पर पोटेंशियल समझ में आ गई बात? सो एम्पलीट्यूड या इधर जाए या उधर जाए, तो उसको क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। सिंपल पेंडुलम आपकी बुक में बना हुआ है, एम्पलीट्यूड भी दिया है। और स्लिंकी में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन भी देख लो। No. अगर पिचकारी का आगे का नोजल हटा दो और पीछे से ही वो हैंडल से ऐसे ऐसे करो, तो आप कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पैदा कर सकते हो। आगे का जो नोजल है ना, वो हटा दो, बिल्कुल पाइप रह जाए, और पीछे से पिस्टन से ऐसे ऐसे करो, तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है। आवाज आएगी अगर तेजी से करना शुरू। मशीन में लगा दो, ढक 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 ढक। वो टैंक वाली होती है ना एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय टाइम पीरियड? देखो ये तो बता लेगा which one oscillation takes place? द टाइम, The duration of time in which one oscillation takes place. द ये पास हो जाएगी। ड्यूरेशन Sound में आता है बस ऑफ तो वही समझा Time. पास हो जाएगी। तो 6 नंबर का है। ड्यूरिंग विच वन ऑसिलेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसके बाद दोबारा ड्यूरिंग विच वन ऑसिलेशन टेक्स ड्यूरिंग इन विच प्लेस इज कॉल्ड, देखो हाँ अब नहीं बताना, वन ऑसिलेशन बेटा। Or the amount of time in which one oscillation takes. बहुत अच्छा, सब लोग ताली बजा रहे हैं, तुम कैसे फेल हो गए? चल हाँ बोलो अर्पिता। वन ऑसिलेशन वो सोच रहा कल मैथ कभी खड़े दिखी नहीं मेरे कोई बात नहीं। ultimately comes back. सेम पोजीशन इन सेम फेज। अगर ये यहाँ से चले, इफ बॉडी
moves, ठीक है? So if particle moves from one position and comes back to same position, ये यहाँ से ऐसे चला है और यहीं पे फिर आ जाए तो अल्टीमेटली उसी फेज में आ जाए कि फिर से चलने के लिए तैयार हो जाए, then it is called one oscillation. Swingy movement है. So that is if particle, नहीं तो दूसरी डेफिनेशन बता रही है ना, समझ में आया जैसे ध्रुव ने बताया था, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, नहीं तो कुछ सही होती तो उसे क्यों नहीं याद होता, अल्टीमेटली उसे एम्पलीट्यूड की और टाइम पीरियड की नहीं याद हो पाई ऑसिलेशन की, अगर ये डेफिनेशन सही होती तो कोई क्या वो याद ना कर लेता, तो ये तो डेफिनेशन का दोष हुआ ना. वही When particle moves तो बच्चा है from वो. अभी तो छोटा position अभी तो 6th में होना चाहिए, 8th या 9th में क्या होगा? comes back to same position in same phase, then it is called one oscillation. तभी तो कोरोना माता की जय बना रहा है. अच्छा, कोरोना चल रहा था. अब बाकी ये देखो ऐसे लिखना, if particle moves from A, then it goes to B, then it goes to C, and again comes back to A, then it is one oscillation. ये तो आसान रहेगा. क्या क्या A से चले B जाए, B से चले C चला जाए, फिर A, वापस यहाँ पे आ जाए. है ना, जिसे न समझ में तो आए सर A से B और वापस A में एक ऑसिलेशन होगा. ये जाके यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ से जब अब जाएगा तो क्या सेम फेज में नहीं जाएगा, हाँ. सेम फेज अधिक महत्वपूर्ण है. ये नहीं कि यहाँ गया वे पे आ गया हो गया, हुआ नहीं है, उसको दूसरी तरफ जाके वहीं आना पड़ेगा, तब फिर से वैसे ही जाने के लिए तैयार हो जाए. Moves from A, goes to B, goes to C, and then C, and comes back to A. Comes back to A. Then it is called one oscillation. उसको वन ऑसिलेशन कहेंगे. अब ये देखो कि ऐसे ही अगर मान लो आप एक रस्सी को हाथ से ऊपर नीचे कर रहे हो तो रस्सी में भी एक तरीके का क्या वाइब्रेशन पैदा हो जाएगा. रस्सी को जैसे मैं स्लिंकी को करता था तो हो जाता था, तो अब ये एक जैसे यहाँ पे क्रस्ट है तो क्रस्ट से गया ट्रफ में गया फिर क्रस्ट में आ गया, तो यही तो वन ऑसिलेशन है. सो ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन पार्टिकल मूव्स सर्टेन डिस्टेंस अहेड. दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड की एम्पलीट्यूड. बोलो. So during one oscillation, crest, trough, crest. During one oscillation, particle moves certain distance ahead. This is called, उसे क्या कहा जाएगा, वेवलेंथ. दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी है. डिस्टेंस मूव बाय वेव, ठीक है. या आप ये लिख सकते हैं लिख लो. तो ये सी से सी के बीच को क्या कहेंगे, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव crest or two
अच्छा क्रस्ट में trough is called wavelength. It is represented by lambda. Its unit is meter. एक में भी what is frequency? Number of oscillations per second. सही है. Number of oscillations per second is called frequency. मान लो तो अगर हमें ये पता करना हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम. If 100 oscillations takes place in 10 seconds, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 10 takes place in 10 seconds. Then 1 सेकंड में कितने होंगे? 1 सेकंड में 0.01 is तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये बिल्कुल अच्छा बताते हैं. नंबर ऑफ ऑसिलेशन 100 है, अब टाइम क्या 10 सेकंड है, तो कितना हुआ बताओ? डेंसिटी होती है वो. तो 10 पर सेकंड या 10 हर्ट्ज या फिर 10 हर्ट्ज. ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज पूरा नाम. ऑस्ट्रेच हेनरिक हर्ट्ज. हाँ बोलो. पर सेकंड की जगह पर यूनिट टाइम जरूरी नहीं है 1 सेकंड पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज है. इट्स यूनिट इज हर्ट्ज. ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई. नाउ वन ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में यहाँ क्या संबंध है? क्या क्या हाउ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड्स आर रिलेटेड बाय विच फार्मूला? इक्वल टू म्यू लैम्डा. हर चीज तुम्हें पता है आज. सो रिलेशन बिटवीन सो नाउ जो न्यू है या टी है वो 1 बाई न्यू. ठीक है, इसे फ्रीक्वेंसी को न्यू कहते हैं. कभी किसी को करेक्ट मत करो, क्योंकि एग्जाम के पहले का दिन है, उसे कंफ्यूज मत करो. ये जितना जान रही है, यस वेरी करेक्ट है ना. क्यों कंफ्यूज करना एग्जाम से कभी? अच्छा, अरे किसको कंफ्यूज कर रहे हो? अरे यार चलो, इसका क्या मतलब है? टाइम पीरियड देखो. इफ 10 ऑसिलेशंस आर टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड, कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? तो इफ 10 ऑसिलेशंस आर टेकिंग प्लेस इन 1 सेकेंड, तो पहले टाइम पीरियड बताओ. तो पहले मुझे फ्रीक्वेंसी ही बता दो, इसकी कितनी है? 10 हर्ट्ज हुई, क्योंकि 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन है, तो 10 हर्ट्ज हुई. और बताओ 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन, तो 1 ऑसिलेशन जितनी देर में हो वही तो टाइम पीरियड है. सो 1 ऑसिलेशन कितनी देर में होगा? टेक्स प्लेस इन 1 सेकंड बाई 10. 0.1 तो ये 1 सेकंड बाई 10 है, तो ये कितना हुआ? 0.1 सेकंड इसका हुआ. देखो 10 ऑसिलेशन 1 सेकंड में,
तो एक ऑसिलेशन 0.1 सेकंड। यानी अगर आप सीधे सीधे टाइम पीरियड इस फार्मूले से निकालते तो क्या ना आ जाता, 1/10 ही तो करना था। तो टाइम पीरियड क्या होता है 1/10, और हर्ट्ज भी लिख सकते हो, हर्ट्ज ही पर सेकंड होता है क्या? यहाँ देखो, तो फ्रीक्वेंसी हमने नीचे लिखी है, लेकिन क्या मैं उसे पर सेकंड लिख दूं? तो इसे 0.1 लिखो, सेकंड को ऊपर लिख दो, तो क्या यही टाइम पीरियड हुआ? बोलो, है बात कि नहीं? सो इसलिए टाइम पीरियड का ये फार्मूला हो गया। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड, लैम्बडा, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड, wavelength and frequency। सो अगर मान लीजिए यहाँ से एक वेव चली, तो हमने यहाँ एक ऑसिलेशन कराया, पार्टिकल एक बार हुआ, तो बताइए ये वेव थोड़ी देर बाद कहाँ पहुँच जाएगी? एक रिपल हमने पैदा की, तो थोड़ी देर बाद ये आगे बढ़ जाएगी कि नहीं? अब ये बी हो गई, ये दूसरी रिपल हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना आगे चली? 1 ऑसिलेशन हो गया। एक बार ऐसे ऐसे किया तो वो आगे चल गई, अब दूसरा ऑसिलेशन यहाँ आ गया। भाई आप एक करोगे तो एक रिपल, फिर एक बार और करोगे तो दूसरी रिपल नहीं पैदा हो जाएगी। तो ये 2 रिपल्स पैदा हो गई, 2 विक्षोभ पैदा हो गए उस रस्सी में। अब जरा देखो, अच्छा रस्सी में ही तो आप डिस्टरबेंसेस पैदा कर रहे हो, रिपल्स। क्या आप रिक्शा समझ रहे हैं? ये लैम्डा है। सो लेट, अब ये देखिए, लेट टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन। बोलो, टाइम टेकन और 1 ऑसिलेशन इज इक्वल टू t सेकेंड। तो क्या यही टाइम पीरियड है? तो ये चीज क्या कहलाएगी? टाइम पीरियड। और इस टाइम में वो कितना आगे बढ़ गई? सो डिस्टेंस मूव्ड बाय वेव। अच्छा, डिस्टेंस इट इज लैम्डा मीटर। तो बताओ स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को क्या लिखें, कितना चली? लैम्डा मीटर। और कितना समय लिया इसने? t सेकेंड। सो बाई t सेकेंड। लेकिन कोई मुझे ये बता दे कि लैम्डा मीटर इंटू इसे 1/t सेकेंड लिखा जा सकता है, लेकिन 1/t क्या होता है? वहां से जरा देखो, t इज इक्वल टू 1/ν और ν इज इक्वल टू 1/t। तो मैं इसको v इज इक्वल टू लैम्डा ν लिख सकता हूँ। 1/t कहाँ से आया? मतलब वो न्यू तो वो दिखाना पड़ेगा। ये डिस्टेंस है। नहीं, हाँ, वो दिखाना पड़ेगा ना साइड में, अगर एग्जाम में आता तो है। ये हमने लिख दिया कि ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज अंशिका। बहुत अच्छा। अच्छा 23 पे बताओ, ये आता होगा। चलो, जैसा कि अंशिका ने बताया, सो 0 डिग्री पे बताओ। 0 पे 331। सर ये याद करना पड़ेगा, ये पूरा टेबल जो है। नहीं, अब कुछ नहीं, जो याद है वो रिवाइज कर। एल्यूमिनियम निकल वगैरह का। अब यहाँ से आप सेफ खेलें, नई चीज का रिस्क ना लें। सो इतनी बात हो गई। अब आगे देखो कि एग्जाम्पल 12.1 करिए।
क्या दिया गया है? साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ दिया गया है और डिस्टेंस पूछा गया है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलोहर्ट्ज। 2 किलोहर्ट्ज को बदलो। 20,000 अरे। hertz. हर्ट्ज। और ये बताओ कि इसकी वेवलेंथ क्या है? लैम्डा 30 सेंटीमीटर कि 35? 35 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। 0.35. अच्छा, अब ये बताओ कि वेलोसिटी क्या होती है? न्यू लैम्डा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। वेलोसिटी निकाल लो। सो 2000 हर्ट्ज और इनटू 0.35 मीटर। देख लो, न्यू लैम्डा लिखा है। अच्छा, हर्ट्ज को क्या कहते हैं? पर सेकंड। और ये 0.35 मीटर, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। 700 meters. और मल्टीप्लाई कर दो 700 meter per second. तो 700 Meter per second. मीटर पर सेकंड। पूरा मल्टीप्लाई कर देना, फिर 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा देना, तो मतलब आएगा 70,000। लेकिन 2 डिजिट पहले जब डेसिमल लगाओगे तो 700 आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर वो कितना चल जाए 1.5 किलोमीटर, तो वेलोसिटी क्या होती है बताओ? डिस्टेंस अपॉन Time. वेलोसिटी अब तक हमें पता चल चुकी है 700 मीटर। क्या कोई मुझे बताएगा 1.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? और अपॉन टाइम, टाइम पूछा गया है तो टी वहां ले लो, देख लो डिस्टेंस दी है लास्ट। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। तो 2.13 आएगा क्या? 3 लिखा होगा या 4 लिखा होगा? 2.1 second. इसके क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, लेकिन लोग करें जरूर, हो जाएगा। मोशन से ज्यादा आसान इसके, सिर्फ एक फार्मूले चलते हैं। नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 166, पेज 166 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस? लाउडनेस का पहले डेफिनेशन समझो, बोलो। एक लाउडनेस और एक इंटेंसिटी। लाउडनेस क्या होता है? डेफिनेशन बताइए। Loudness depends on the amplitude of the sound wave. If the amplitude is greater than the loudness. बोलो, डेफिनेशन बोलो। अच्छा, loudness जो डिफरेंस है ना उसमें दिया है, वो साक्षी बता रही है। थोड़ा वेट करो, साक्षी का अच्छा थोड़ी वक्त पुरानी Sensation produced in ear which enable us to distinguish between loud sound and a faint sound is called loudness of sound. मतलब जो हमारे ईयर ड्रम को बहुत ज्यादा आगे पीछे कर दे वो लाउड साउंड है, और जो थोड़ा सा करे ऐसे ऐसे वो फीबल है। द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन आवर ईयर which enables us to distinguish between Loud sound and a faint sound. चलो, the sensation produced in our ears which enables us to distinguish between loud sound and feeble sound है ना, डिम साउंड भी लिख सकते हो जो ना सुना, इज कॉल्ड, जो सेंसेशन है जो हमारे कान में ज्यादा सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो लाउडर साउंड है। लाउडनेस, जैसे शेर है तो शेर बोलेगा तो सेंसेशन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? सो इफ एम्पलीट्यूड is more of the sound is more,
देन क्या होगा? Of sound is more. Then loudness is more. जैसे कि ये देखो, तो ये तबला है और इसकी मेम्ब्रेन है, तो अब और एक है नगाड़ा, तो किसमें ज्यादा हो सकता है? बोलो, ये ज्यादा वाइब्रेट करेगा क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन बड़ी है। कोई ये कैसे देखा मेम्ब्रेन पे बच्चे उछलते हैं तो बहुत ऊंचा उछल जाता है। क्या? ट्रैम्पोलिन। और ये इस पे जरा जरा सही होगा, तो इसमें लेस एम्पलीट्यूड है। इसमें क्या है? लेस एम्पलीट्यूड। और ये मोर एम्पलीट्यूड। तो इसलिए कभी भी जब मुनादी की जाती थी तो नगाड़े पे की जाती थी, ड्रम पे नहीं। नगाड़ा और ये ड्रम, ये तबला, तो इस पे मुनादी की जाती थी कि रानी के दूसरा बच्चा पैदा हुआ, सुनो सुनो सुनो। पूरे शहर को पता चल जाता था, शहर में खुशियाँ। 25वीं रानी के दूसरा बच्चा पैदा अब ये देखो, तो हमारे पास दो तरीके के ये वैसे का पड़ेगी 25 बच्चे लेके जा रहा है। ये देखो, आपसे ये पूछा जाएगा दोनों की वेवलेंथ सेम होते हुए भी ये लाउडर साउंड है वो फीबल साउंड है क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है और ये लाउडर मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा है। साउंड आपका नहीं हो सकता, वॉइस का होगा। पिच हमारा पिच वॉइस बट तो भी मेरा एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ये देखो A1 A2 है, A2 बड़ा है कि नहीं? ध्रुव से तो ज्यादा यहाँ तक बात हो गई। ध्रुव पिच पे अच्छा खेलता है। नाउ पिच क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेटर। ये मैंने कुछ नहीं बोला। यानी the shrillness in a sound is called its pitch. It is because of the frequency of the frequency of an emitted sound is called pitch. Called pitch या high pitch sound. ये कुछ भी लिख लो pitch. If frequency is more, then its pitch is more. तो आपको ये पता करना है कि अगर मान लो एक इस तरीके का है और दूसरा इस तरीके का, उतने ही सेकंड, ये 2 सेकंड में है और ये भी 2 ही सेकंड में है, तो मुझे बताओ कि किसमें यहाँ पे ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है? एक ऐसे ऐसे कर रहा है और एक ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बोलो किसने पिच ज्यादा प्रोड्यूस की? तो मोर फ्रीक्वेंसी मोर पिच। तो यहाँ लिखो ν1 और न्यू, तो ν2 इज ग्रेटर देन, तो ये हाई पिच, हाई। और ये कैसा है? चलो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। देखो पहले क्वेश्चन में आपने पता लगा लिया कि विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस, तो उसको एम्पलीट्यूड, और दूसरे में सेकंड क्वेश्चन विच साउंड हैज हायर पिच, गिटार और कार? गिटार में 20,000 हर्ट्ज होते हैं। मतलब बिल्कुल ही हम बिना सुन सकते हैं। हाँ 20,000 हर्ट्ज तक के प्रोड्यूस करता है, 17,000 से 20,000। और कार ऑन 500। और थोड़ा सा इधर उधर वो जो सर आपने स्टेडिंग फॉल के 20,000 की बताई ना,
20,000 की नहीं है, मतलब 80 हर्ट्ज में ये 450 वाली है। जो जितना मेलोडियस साउंड होगा उसकी पिच ज़्यादा होगी। लता मंगेशकर की पिच हम सबसे ज़्यादा थी, लेकिन इसीलिए तो वो सचिन तेंदुलकर को अपना भाई मानते अरे क्या पहला क्वेश्चन कवर हो चुका है। तो how are the wavelength and frequency are related to speed? New lambda लिख देना। तो velocity is wavelength. where V stands for infinite. Velocity equals to frequency into wavelength. इसकी आवाज है साउंड करती है बहुत। देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट है कि वेवलेंथ बतानी है, फ्रीक्वेंसी दी है, स्पीड दी है, आसान भी है। तो वेवलेंथ आपको लैम्डा बताना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 220 हर्ट्ज और v 440 मीटर पर सेकंड। सो v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। लिखते समय सावधानी रखें, नहीं तो नंबर चला जाएगा। और नहीं इस पे पढ़ना चाहते हो तो पूरा फार्मूला लिखो। अगर आपको ये न लिखना चाहो तो ये लिख दो, नंबर पूरे तो सही तरह से लिखना आता तो ही लिखना। तो अब ये देखो v कितना है 440 220 और लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया 440 अपॉन 220। तो बोलो लैम्डा कितना हुआ 2 मीटर हो गया। अब पर्सन now a person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 meter। तो 4 में एक पर्सन सुन रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज और कितनी दूर पर बैठा है फ्रॉम सोर्स ऑफ साउंड। तो यहाँ पर एक पर्सन सिटिंग है और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ से इसके पास, इसके कानों के पास आवाज आ रही है। तो अब ये देखो ना, और ये अब जरा देखिए तो सक्सेसिव एक क्रेस्ट आया और दूसरे क्रेस्ट आने के बीच में कितना समय अंतराल, 0. तो वही तो टाइम पीरियड है। हमें क्या टाइम पीरियड चाहिए, तो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो समय वही टाइम पीरियड है। तो v इज इक्वल टू क्या है, और वो कितने डिस्टेंस पर बैठा है 450 मीटर, 500 हर्ट्ज है। और तो आप समझ लें कि टाइम पीरियड क्या होता है 1/ν। तो जो 450 मीटर है वो फर्जी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1/500, इससे हमें पता चल जाएगा कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो समय है वही तो टाइम पीरियड होता है, और वो टाइम पीरियड 1/ν होता है। तो अब इससे क्या हुआ बताओ, 0.002. 500 लिखो, 1 लिखो, डेसिमल 0 0 0 0 0, तो 0.002 सेकेंड। डिस्टिंग्विश इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट 166 तुम्हारे पास लिखा है साक्षी, मेरे पास लिखा है लाउडनेस
between a loud sound and a feeble sound. Sensation produced Feeble sound enables us to differentiate between in our ears, which distinguishes, Which enable us to distinguish. which enable us to between sound and feeble sound. इसका बताओ. Sound energy falling on a unit area per second. Sound energy falling. मतलब साउंड एनर्जी है, अब वो गिर रही है, तो ये यूनिट एरिया में जो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी गिर रही है उसको इंटेंसिटी क्या है? falling on a unit area. हाँ, ये 1 मीटर स्क्वायर है और 1 सेकंड में जितना गिर रही है, फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया इन 1 सेकंड. इसका बताइए. Decimal or unit? Decimal. इट्स यूनिट. Joule per meter square. डेसिबल. सर आप क्या बोलना इसके सिर्फ जो अच्छे वाले न्यूमेरिकल्स को करा दो, बाकी वही पर 15 हाँ, बाकी वही पर इम्प्रूवमेंट वाला का अच्छा अब ये देखो, इट्स यूनिट इज डेसिबल और इसकी Joule meter square. जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड और Depend on sensitivity of ear. डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी. इट डज नॉट डिपेंड. 20,000. चलो अब देखें. सर ये हो जाएगा, आप 15 करा दो. पूरा बताना पड़ेगा. नाउ इन विच ऑफ द 3 मीडियम इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 167. In of the 3 mediums sound travels fastest. So in iron sound travels fastest. अच्छा अब देखें कि सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट क्या होता है? डिलीटेड है. Sure. Now, reflection of sound. Reflection of sound. ध्यान देंगे जल्दी हो जाएगा. Reflection of sound. When sound, ठीक है, hits some hard surface. When sound hits some हार्ड सरफेस, अभी तो पढ़ा रहे, अभी क्यों बात कर रहे हो? सरफेस देन इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम. घर जाके बोलेगा मम्मी आज तो हमने कुछ भी नहीं बताया. मम्मी कहेंगे शाबाश बेटा, जो चीज आती हो कभी किसी को ना बता. लो मैगी खाओ. और दूसरों का सब सुन के चला जाएगा कि दूसरों ने क्या बताया. ये खबरी है. सर ये उस पे बिलीव करता है कि ये खबरी है, दूसरों की खबर ले लेगा. स्पीक लेस लिसन मोर. अगर ये उसमें चला जाएगा ना, खुफिया विभाग में, कोई से कुछ गलवा ही नहीं पाएगा. मासूम सा तो दिखता भी है, सिर्फ दिखता है. नाउ इट बाउंसेस बैक इन सेम मीडियम. ठीक है, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. बात ना करें.
So it obeys the same law which is obeyed by reflection of light. It obeys. Angle of incidence is equals to angle of reflection, or angle of incidence, angle of reflection, and Perpendicular normal at the point of reflection, all lies in same plane. Law which is obeyed. line on the incidence. अब देखो आगे बढ़ते हैं. So what does it mean by echo? The repetition of sound due to reflection. हाँ, repetition of sound due to reflection of sound. Due to reflection of sound is called echo. To hear echo, distance between जो लिसनर है एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितनी होनी चाहिए? 17.2. And reflecting surface should be 17.2 meter minimum. What does it mean by persistence of sound? एकलव्य. Persistence of sound क्या है? बहुत अच्छा है. जैसा कि एकलव्य ने बताया कि persistence of sound में कुछ नहीं है. तो let us see. हाँ बोलो. The persistence of sound like sound energy remains in an ear for Sound effect of sound, na? Effect of sound energy remains in our ear for 0.1 second. It is called persistence of sound. Persistence of light कितनी देर के लिए होता है? 0.1 से ज़्यादा. करेक्ट. जैसे ये बता रही 1/16 सेकंड. बहुत बड़ी बात है. ये नहीं पढ़ाया था जरा. अरे ना बताया. लेकिन फिर भी अरे सर आप प्रेशर से अच्छा इतनी बात समझ आ गई. मान लो यहाँ पर ये इसने कुछ बोला और यहाँ पे बॉल है तो और ये कुछ बोल रहा है तो इसकी आवाज पहले यहाँ जाएगी फिर यहाँ आएगी. समझ नहीं? तो अगर इसको यहाँ से वापस आना है तो पहले जो इसने बोला वो गायब हो जाए तब तो वो इको सुने. वो भी सुने तब तो रिवर्बरेशन हो गया. ठीक है. सो इसलिए इनके बीच की डिस्टेंस अगर x है तो इसे कैलकुलेट करने को कहा गया. लेट कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस फॉर हियरिंग इको. क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस. सो लेट डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड वॉल इज x मीटर. तो साउंड को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी बताओ? 2 and more. सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 2x मीटर. अच्छा ये बताओ वेलोसिटी क्या होती है? Velocity. डिस्टेंस अपॉन टाइम. और हमको पता है वेलोसिटी होती है 334. उसका डबल कर दो. 17 दूनी 34 है तो 344 क्योंकि 22 डिग्री सेल्सियस पर है ना. 344 लिखा था नहीं? कैलकुलेट करना तो वहाँ पे टेम्परेचर गिवन होगा ना.
दिया हो या ना दिया तो लिख दो एट रूम टेम्परेचर या एट नॉर्मल टेम्परेचर। और ये डिस्टेंस हो गया 2x डाल दें। अब बताओ इको कितनी देर में आनी चाहिए, इससे कम में तो नहीं आनी चाहिए। तो बोलो 34.4 कितना हुआ, 2x कितना हुआ 17.2 मीटर। समझ में आ गई बात? तो 0.1 क्यों लिया अगर उसका नहीं? क्योंकि वो या उससे ज़्यादा, तो ये मिनिमम ले लिया कि हमारा जो हमने बोला वो तो ख़त्म हो जाए तब तो सुन पाए। और हम बोल रहे हैं राम, और उसके बाद वो दूसरा रामा पहले ही आ गया तो हम कहाँ सुन पाए। राम 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 ना ये तो बात हो गई। व्हाट डज इट मीन बाय रिवर्बरेशन? एकलव्य चलो हाँ, ये बहुत अच्छा बताना, इसको फिर से सुनो। द परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ठीक है? सो देखो, एक होता है गुंजन, एक होता है शोर। तो यदि वो अधिक समय तक हमारी कानों में रहेगा, रिपीटेड रिफ्लेक्शन, यहाँ से भी रामा रामा रहा, यहाँ से भी आ रहा, वहाँ से भी आ रहा, तो हम सुन ही नहीं पाएंगे कुछ, वो गूंज जाएगा। परसिस्टेंस ऑफ साउंड ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हमने आपको दिखाया था एक बार वीडियो में कि कैसे रिवर्बरेट होता है, कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। साउंड ड्यू टू रिपीटेड, छोटे घर में नए घर में जाओ, तेजी से चिल्लाओ, तुम्हें लगेगा क्या हो रहा है। रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड is called reverberation. It is unwanted. ये कैसा है? It is unwanted and decreases the clarity of sound. Decrease कर देता है ना the clarity of sound. It is removed by using soundboards, heavy curtains. It is removed या decreased by using soundboard, heavy curtains, carpets. ठीक है? ठीक है? इंटीरियर डेकोर। साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल क्या होता है? साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल लिख लो। वो जैसे ऐसे लकड़ी के होते हैं, भूसा नहीं है ये, जैसे कुर्सी है, तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ निकला है भूसा भूसा टाइप है, कहीं कहीं निकला निकला भूसा भूसा नहीं होता। ये देखो अवनी के पीछे भूसा बोर्ड है, ये ऐसा ही है। इस पर कुछ प्लाई ना लगाई जाए और खाली छेद कर दिए जाए, ड्रिल ड्रिल, ऐसे पैनल्स लगे होते हैं। हाँ, सिनेमा अंदर वाला हाँ, तो ऐसे होते हैं कई जगह सिनेमा हॉल में, खूब सारे छेद होंगे पैनल्स, तो वो उसमें फिर रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा उसे। इधर 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 देखो, इधर साउंड इधर भी इधर देख। आजकल तो साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल के नाम पे फोम आने लगे। लगाते हैं, बैठते हैं अपने कमरे में लगा के। यूट्यूबर्स, अच्छा यूट्यूबर्स आर यूज्ड, और साथ में जो सीट होगी वो भी फोम वाली होगी। सर आपने दिखाई थी क्या अमेज़न पे? हाँ, याद है। हाँ, और आया था ना कलरफुल ब्लैक और सर बताया था ओके, ये बात हो गई। रिवर्बरेशन समझ में आ गया? ओके, नाउ जरा इंडेक्स क्वेश्चन पर नजर डालें। एग्जांपल 12.2 क्या कह रहा है? A person clapped his hand near a cliff and heard the echo after 5 seconds. तो हमेशा ऐसे केस में 2x लेना। Let distance, क्योंकि उसे लौट के भी आना है ना, between person and cliff is x meter। तो ये एक क्लिफ है और ये पर्सन है, तो ये पर्सन आवाज कर रहा है,
तो यहाँ गई और फिर यहाँ से आई, समझ में आ गई बात? भाई पर्सन ने आवाज की पहाड़ी है, नीची पहाड़ी। ये समझ में आ गई ना? अब वो है नहीं यशिका नहीं, तो वो पहाड़ी लड़की थी, जल्दी समझ में। उत्तराखंड की है ये भी पहाड़। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया बताओ? क्या 2x है? और ये बताओ इसमें कितना समय लिया उसने? 5 सेकेंड। अच्छा मेरे में तो 5 लिखा है। अरे यार टेक्स्ट क्यों देखते हैं? कितना है बताओ? मैं देख ही लेता हूँ, कैसे बदल जाता है। 2 सेकेंड और v कितना है? 346 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताओ, इसे देखते हुए कि बताओ टेम्परेचर बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? हाँ, तो अब यहाँ पर v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। So 346 2x अपॉन टाइम कितना है? 2x, तो 2 से 2 कट गया क्या? तो 346 क्या हुआ? x टाइम के लिए 2 सेकंड रख रहा है, तो 2 से 2 कट गया। तो जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना स्पीड भी बढ़ती है। देख लो 0 डिग्री पे 331 है, फिर बढ़ता चला गया। सो इसलिए x इज इक्वल टू 346 सेकंड मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? लिसनर और इसके बीच की। नाउ अब ऐसे ही क्या आप ये टेस्ट क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है। व्हाट इज हाँ अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड से क्या समझते हैं? The sound having frequency less than 20 hertz तो is कोई ऐसे 4 एग्जांपल बताओ जो अल्ट्रासाउंड पैदा करते हैं। ultrasound bat. अल्ट्रासाउंड Bad dolphin. हाँ बैट, देख लो फिर गलत ना बताना। Bat. डॉल्फिन देख के बताओ। अल्ट्रासाउंड बैट तो पैदा करता ही है, डॉल्फिन एक बार देख लो, याद मुझे नहीं है। पता नहीं ये रैट भी है, मॉथ है, रैट तो रैट का निकाल। छोटे छोटे जानवर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, बड़े बड़े जानवर ये बात सही है। मैंने गलत बोला था। डॉल्फिन इसलिए बोला मैंने एक को बताई थी ना, याद करने को। डॉल्फिन नहीं है, पता नहीं छोटी डॉल्फिन। इंफ्रासाउंड कहाँ से डॉल्फिन है? एलिफेंट, राइनोसोरस, जितने बड़े उतनी ये सही बात है। और वेल ये आसान है याद और करना। जितने छोटे रैट मौजे से छोड़े और वैसे भी डॉल छोटी होती है। फिर उसके फिन आ गए। हाँ? डॉल छोटी अब ये देखो, व्हाट इज ऑडिबल रेंज ऑफ सोनार क्या होता है? आप बोलो क्या बताने हैं? बस 15 चैप्टर एक बार बोले बोले समझ। हाँ बोल लिखना कुछ मत, बस बोल बोल। सर और ये तो आता एनिमल हस्बेंड्री से बताओ। पूरा सब मैं आपको 20 मिनट में कवर कर दूंगा। सर लिख लिख के नहीं, बोल बोल के। सर बोल बोल के बता। वो प्रे वाला क्वेश्चन। How back your taken spray? Question how
सर बोल के हाँ प्रे। तो बैट प्रे कैसे पकड़ता होगा? अरे टाइम में अल्ट्रासाउंड एमिट करता है हाँ। और अल्ट्रासाउंड जो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट बैक आफ्टर लिफ्टिंग। आपको तो कुछ तो अपनी तरफ करोगे ना, हम तो क्या आप आ जाना। ऐसे करना हो बॉलर, हम तो खाली आई हैं। ये देखो, ये मॉस्किटो है, तो इसने क्विक साउंड प्रोड्यूस किया। क्विक ये स्क्वीक्स करता है। सो बैट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसेस। हम तो सोच नहीं सकते, इनको कैसे पता क्विक करता है हमारे पास सेंसर्स है ना, प्रोड्यूसेस। तो बैट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसेस अल्ट्रासाउंड, which are received by reflection. ठीक है, फ्रॉम इट्स माउथ। इसी को कहते हैं स्क्वीक्स, ठीक है। विच आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट अपने, which when get reflected from flying prey या मॉस्किटो, जब उससे वो रिफ्लेक्ट होता है, इट इज रिसीव्ड बैक फ्रॉम ईयर ऑफ बैट And by the reflection of the sound, The bat analyzes that sound and on that basis it Back. locates the size and location of the object. received back by ears of bat on the basis of time of reflection and the direction of reflection, it assess the size of, locates the on basis of time of reflection and direction of reflection. It locates its prey and catches it. अब देखिए, Why do we fall in Vienna? No, sir, नहीं आया। और अगर वो गलती से आ भी गया तो उसके फ्री मार्क्स ऐसे कैसे आए? ऐसे कैसे आएगा? Okay, improvement in food resources. हाँ, सबसे पहले क्या होता है? वैसे कैसे दे देंगे? अरे वही तो ना, उससे पहले कुछ नहीं है, मतलब मेन मतलब ज्यादा बता देंगे 20 मिनट बैठो तुम्हें सब करा। हाँ तो वैसे भी 6 बजे तक है, सब देख रहे अभी आधा घंटा पहले छोड़ दे रहे हैं, तो भी हम घर जाके अपने आप पढ़ोगे तो 40 मिनट लगा दोगे, हमसे 20 मिनट। चलो, सो अब जरा देखिए कि what we get from cereal, pulse, fruits and vegetables. Carbohydrates and cereals. So Pulses, protein, cereals से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और पल्सेस से प्रोटीन। फ्रूट जो आएगा वही हम बता रहे हैं, बस और कुछ नहीं। फ्रूट्स से विटामिन एंड मिनरल्स। और नेक्स्ट क्या है? वेजिटेबल। फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मालूम है?
नहीं तो एनर्जी कैसे आती है अंगूर खा के? विटामिन्स फैट भी एंड मिनरल्स। नाउ आप जरा देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन फिर से। पेज 205। How do biotic and abiotic factors affect crop production? So biotic crop production can go down. देखो crop production goes down. ये चला कम हो जाता है due to biotic factor. like insect, rodents, pest, disease. जैसे इंसेक्ट, नीमाटोड्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स और नीमाटोड्स मुश्किल से मुश्किल हमारे पास 5 ये चीज़ है। और इंसेक्ट भी खा जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। एंड एबायोटिक फैक्टर्स सौम्या सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी उसमें कितना सॉइल में कितना सॉल्ट है टाइप। सैलिनिटी ड्रॉट, सूखा पड़ गया, वाटर लॉगिंग, पानी भर गया, हीट कोल्ड फ्रॉस्ट, हीट कोल्ड फ्रॉस्ट, बर्फबारी हो गई। इन सब वजहों से क्रॉप प्रोडक्शन गिर जाता है। अब जरा देखिए, इन्हीं की वजह से क्रॉप का जो स्टोरेज है उसमें भी नुकसान होता है। क्वांटिटी क्वांटिटी और ह्यूमिडिटी, उसमें नमी कितनी कम हो जाएगी, सूखा नहीं हो जाएगा। डिस्कलरेशन। तो अब जरा देखिए, व्हाट आर द डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट? टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग किसने चाहिए? और डॉटनेस सर एक चीज पूछनी थी, मिक्स क्रॉपिंग में क्या क्रॉप्स के साथ एनिमल्स को भी करते हैं क्या? ब्रांचिंग, ठीक है, फॉर फॉडर क्रॉप्स। अगर चारा चाहिए तो लंबा चारा होना चाहिए, खूब ब्रांच जो होना चाहिए। और बताइए सीरियल क्रॉप्स के लिए क्रॉपनेस और बहुत सारे वो क्या इज डिजायर्ड और अनाज, cereals, ये सारी चीज है। तो यही डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स हैं। अब आगे देखें, what are the macronutrients and Now micronutrients? the nutrients which required in And very they large are quantity is called macronutrients. पोटेशियम And NPK, nitrogen, potassium, phosphorus, कैल्शियम, magnesium, Which are required in large quantity? और मैक्रो वाले हैं आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज और समथिंग और called फेकुकल कल्चर। चार याद कर लिए आएंगे, फिर नहीं आएंगे। जैसे NPK कास्मग, NPK कास्मग, और दूसरा था माइक्रो का nutrients Micro- which required in small quantity is called micro. so micronutrients क्या होते हैं? The nutrients बोला The nutrients which are- required in small quantity or less quantity is called micronutrients. CASMG. हाँ, इसको याद करने का तरीका NPK कास्मग, दूसरा तो बताया ना, इसलिए बता दिया। फेकुकल मंजन BMO. नहीं फेकुकल So the तो BMO बोला ना तो nutrients which are required in small quantity। फिर trace nutrients क्या होते हैं? हाँ कौन से nutrients? Trace Trace. वो very small quantity। ज़्यादा small.
अब जरा देखो, मतलब ऐसे भी कई होते हैं एलिमेंट्स में, जैसे ये सारे ही है ना, तो कुछ ना कुछ और चीज जो बच गए, मॉलिब्डेनम है तो ये सब भी चाहिए, तो विच आर रिक्वायर्ड। अब जरा देखो सर कि वेकू कल मंजन मंजन डीएम MO मॉलिब्डेनम तो इसी में आ गया ना, यस सर। और डी सर वो भी बाद में नहीं आया, मतलब पहले नहीं आएगा, बाद में आएगा। वेकू कल मंजन मॉब, यही सब है। तो और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन ये है, हाँ बीमो में जो बात ठीक है। ईमो लिख दो या मॉब लिख दो, कोई बात नहीं। चलो सारी चीजों पे हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स? Plants get nutrients from macronutrients. Get Air, water, nutrients soil. from soil as well as from air. From soil, सर वाटर भी होगा ना? water and air. तो एयर से O2 मिलता है उनको। Carbon, oxygen. From soil they get Micro and macronutrients. micro and Macronutrients. macronutrients From from water hydrogen, oxygen. they get, पूरा पूरा लिखना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फ्रॉम एयर Carbon, oxygen. कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब जरा देखो, कंपोस्ट क्या होता है और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट वो होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल डालते ठीक है। हैं। सो द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल, ठीक है, इज डिकम्पोज्ड इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, ठीक है। सो डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट, फार्म वेस्ट मटेरियल्स आर कॉल्ड, ठीक है। तो द डिकम्पोज्ड फॉर्म, हाँ इधर देखो, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, अगर कुछ कर रही है तो थोड़ा सा एडजस्ट करो। एक तो उसको ब्रेन में प्रॉब्लम है, फिर ऐसे कर थोड़ा बहुत करेगी, जान तो नहीं ले रही है। डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ वेस्ट, फार्म वेस्ट। अब हम भी इस पर चिल्लाते नहीं है, जैसे कभी ये चिल्लाने लगती कि मत करो, हम जानते हैं कि ऐसे लोगों को कंपैशन की जरूरत होती है, सिंपैथी चाहिए, है ना। वो कहती है एक चॉकलेट तो मैं कहता हूँ एक और लोग बिटिया। सो द डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ फार्म वेस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या है? वेजिटेबल वेस्ट एंड एनिमल excreta is called compost, and if vermiform is added in it, then it is called vermicompost. Vermiform, वो हटा रही थी नेहा को, तो हमने कहा हटो नेहा, अभी जरा सा कुछ हो जाए ये कर दे, वाह रो, क्यों उस दिमाग का नहीं होता ना, हटो वहाँ से। बहुत सिंपैथी चाहिए होती है, सब टीचर को देखना पड़ता है। एंड इफ वर्मीफॉर्म इज एडेड इन इट, देन इट इज कॉल्ड वर्मीकम्पोस्ट। चलो अब देखो एक और चीज देखो, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में अंतर। हाँ, मैन्योर वो नेचुरल होता है, प्लांट सप्लीमेंट होता है, और फार्म तो मैन्योर क्या होता है? ये लाइटली टू कम, ऑर्गेनिक मैटर विच ये उर्वरक है और ये
खाद है, Cow dung would ठीक है। it is an organic matter. इसको खाद, और इसको क्या लिखो, उर्वरक। अब चलेंगे मैन्योर क्या चीज होती है बताइए। It is an organic matter which made up of cow dung and vegetable It is waste. decomposed organic matter which is required in large quantity। नहीं, small quantity। लार्ज क्वांटिटी और फिर तुम उसको डाउट में डाल रही हो, अभी कल पेपर है उसका, वो कह रहा है कि स्मॉल तो हाँ, ऐसे किसी को नहीं करना है, ठीक है। देखो अभी ऐसा मैं समझे nutrients की बात। ठीक है। सो इट इज रिक्वायर्ड इन large quantity to replenish soil supplement, to replenish करता है कि नहीं, soil supplement। और ये क्या होता है, it is ये केमिकल है which is used, which is required In less quantity. in less quantity each add humus, ये humus करता है ना, to soil and improves the, Fertility. ये बिल्कुल सही कह रही हैं, improves the texture of soil। texture उसके हाथ से छुओगे तो soil अच्छी लगेगी, and water holding capacity of soil, and water holding capacity of soil। अब ये क्या करता है, so it decreases soil sustainability। अगर तुम्हारा खेत फर्टिलाइजर पे है तो 4-6 दिन ध्यान ना दो, सब फसलें जल जाएंगी, रोज रोज जाके ध्यान करना पड़ता है। जैसे एक झील में मछलियां हैं और एक तुम उससे कर रहे हो एक्वेरियम में, तो एक्वेरियम में अगर ध्यान ना दो 4-6 दिन स्मेल आने लगेगी, सब मर जाएंगे, क्योंकि वो मैन मेड इकोसिस्टम है और ये नेचुरल इकोसिस्टम है। गोबर डाल रहे हैं, सब डाल रहे हैं, अपना अर्थवॉर्म काम कर रहे हैं, जाके पूछो बढ़िया है अर्थवॉर्म से। अब इसमें सब अर्थवॉर्म मर जाएंगे तुम्हारे, तुम्हें ही सब देखना है। So it decreases soil sustainability, ठीक है, and does not improve soil texture or water holding capacity, and does not improve soil texture or water holding capacity। It is free of cost। मैंने तो खरीदा नहीं ना, गोबर सबके पास मवेशी है, so it is free of cost, One is so it is costly, so it is not nutrition specific। उसमें तुम्हारे में फास्फोरस का, मैं फास्फोरस वाला ला के डालो, DAP डाई अमोनियम फास्फेट, जब बाकी से दूसरा डालो, कई तरीके का है। सो इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, जबकि ये क्या है, इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। तो बाकी ये काऊ डंग कंपोस्ट हो सकता है, और इसमें यूरिया, उज्ज्वला यूरिया होता है कि नहीं। अब देखो कि कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, यही लिख देना, ये क्वेश्चन है। अगला देख लो, पेज नंबर 207। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेज नंबर 208। तो पेज 208 का क्वेश्चन देखिए कि which of the following condition will give the most benefits? Why? Farmer use high quality seeds, do not adopt irrigation or use fertilizers। तो ये ठीक है क्या, सीड अच्छे हों लेकिन न सिंचाई करें न फर्टिलाइजर यूज करें, और दूसरा फार्मर यूज ऑर्डिनरी सीड और अडॉप्ट इरिगेशन। सीड
बेकार से हो लेकिन सब काम करें, और एक सीड भी अच्छे हों, और इरिगेशन भी ठीक से करे, फर्टिलाइजर भी यूज़ करे, और प्रोटेक्शन उसके ऊपर स्प्रे भी करे, छिड़काव करे नीम के तेल का या किसी चीज़ का। तो किसमें सबसे अच्छा रहेगा? नाउ वी विल सी मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? इफ 2 और मोर, ठीक है, क्रॉप्स आर सोन इन ए सिंगल पीस ऑफ लैंड, then it is called mixed cropping. If 2 or more crops are sown, उसमें भी यही चीज है। हाँ, लेकिन किसी पैटर्न में कर दिया जाए तो उसे इंटर क्रॉपिंग कर देंगे। इंटर क्रॉपिंग ज़्यादा बेहतरीन है। और इसमें क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग में एक साथ गेहूं छिड़क दिया, उसी में धान, उसमें, तो उससे क्या होगा, 5 तरीके के दाने आ गए और सबकी एक साथ हार्वेस्टिंग कर ली, और बोला 5 मेल के दाने का आटा खाइए। उसी में गेहूं निकल रहा है, उसी में रागी निकल रही है। वैसे बिना छाटे हाँ, एक गेहूं की डली है, एक राइस की डली, सब मिला जुला के आटा तैयार कर दिया। वो करते हैं रामदेव साहब, मल्टीग्रेन। रामदेव जी कहते हैं 5 मेल का आटा खाओ, मिक्स्ड क्रॉपिंग, छिड़काव करा दे। 2 or more crops are sown in same field, then it is mixed cropping. इसका एक पैटर्न है। अगर एक साथ भी तुम डाल रहे हो तो वीट के साथ ग्राम डालो, तो एक को प्रोटीन चाहिए होगा और एक को क्या चाहिए, तो देयर इज नो कंपटीशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। एक प्रोटीन चाहिए, एक को कार्बोहाइड्रेट। तो नीचे सब पैटर्न लिखा है कि अगर ग्राउंड नट है और सनफ्लावर है तो उनको भी अलग अलग चाहिए। अब देखो इंटर क्रॉपिंग क्या है। तो आप इसमें देख लें कि क्या क्या है, इंटर क्रॉपिंग में भी क्या है। Sir, animal husbandry is good. Intercropping, if 2 or more crops are sown in same field in definite pattern, तो जैसे डेफिनेट पैटर्न में इन्होंने बताया है कि बाजरा प्लस लोबिया, लोबिया और फिर बाजरा इन रेशो 1:1। एक रो इसकी है, 2 लोबिया की, 1 बाजरा की। समझ आया? बाजरा लोबिया, बाजरा बाजरा लोबिया, लोबिया बाजरा। बीच में 2 हाँ, तो BLLB LLB ऐसे कर दिया जाए। अब जरा देखें कि why should preventive measures and biological control methods be preferred for protecting crops। हमें क्यों करना चाहिए? तो जो क्रॉप्स हुई है हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे ना स्टोरेज के टाइम पे। अदरवाइज जो हमारी जो कॉस्टली क्रॉप्स है जिसमें हमने इतना पैसा लगाया, फर्टिलाइजेशन हुआ है, सो अवर क्रॉप, ठीक है, विल गेट डिग्रेड। प्रिवेंटिव मेजर हम नहीं यूज करेंगे तो क्या होगी बताओ? डिग्रेड हो जाएगी, उसका वेट लॉस हो जाएगा, उसकी ह्यूमिडिटी चली जाएगी और उसकी जर्मिनेबिलिटी चली जाएगी। अगर उसको हम बोएंगे तो फिर से क्या जर्मिनेट हो पाएगी? ये सारी चीज हो जाएगा। डिसकलराइजेशन, गेहूं का कलर अलग अलग हो जाएगा, टमाटर एक तरफ से पीला पड़ जाएगा, तो वो सड़ा टमाटर कौन लेगा? तो क्या उसको हमें संरक्षित नहीं करना चाहिए फसल को, जब हम शीतलक में या डीप फ्रीजर में रखते हैं, कोल्ड स्टोरेज में? तो वहाँ पर अगर ये सब संसाधन किए जाएंगे, रोडेंट्स को, चूहों को आने से बचाया जाएगा, तो हमारी फसल सुरक्षित रहेगी 1 साल की। और जब दाम महंगे हो जाएंगे तब सरकार निकाल देगा। What factors may be responsible for loss of grains during storage? ठंडी ज़्यादा लग रही सृष्टि? So what factors are
बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स जैसे इंसेक्ट, रोडेंट, फंगी, माइट्स, बैक्टीरिया। रोडेंट भी आ गए, वहाँ नहीं थे यहाँ आ गए, क्योंकि चूहों का खतरा बोरे में स्टोरेज में ज़्यादा रहता है। खेत में चूहे उतने नहीं रहते हैं, क्योंकि घास तो खाते नहीं है वो सब, और सीड एक बार रुक गया तो सीड तो बचा नहीं, खोद खोद के एक सीड तो खाएंगे नहीं। तो इसलिए रोडेंट्स जो ज़मीन के अंदर क्या होता है कि एक होता है सब स्ट्रेटम में रहने वाले लोग, जो बिलों में रहते हैं उनको कहते हैं ये स्ट्रेटा है, और वो सब स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा यहाँ से ऊपर है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, और नीचे है तो सब स्ट्रेटम जो बिलों में रहते हैं। अब देखो आगे बढ़ने पे विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड व्हाई। तो कौन से प्रोडक्शन तो क्या है आंसर? क्रॉस ब्रीडिंग। और किनकी क्रॉस ब्रीडिंग की जाएगी या हाइब्रिडाइजेशन इज डन टू इम्प्रूव मिल्क प्रोडक्शन। ऐसा करना है कैटल ब्रीड्स, कैटल ब्रीड्स। सो टू प्योर जो ऐसी होंगी ना, तो टू प्योर ब्रीड्स आर, उनका आपस में इंटर क्रॉसिंग कराई जाती है, आर इंटर क्रॉस। टू प्योर ब्रीड्स आर इंटर क्रॉस टू मेक इम्प्रूव्ड ब्रीड। एक ऐसा भैंसा था हरियाणा में, मालूम है 17 करोड़ का बिक रहा था, लेकिन उसके मालिक ने बेचने से इनकार कर दिया। पूरे भारत के भैंसियाँ आती थी उसके पास मीटिंग के लिए, और उसने 10 करोड़ तो कमा ही लिया था, फिर वो मरी गया। वो एक दिन में करीब 6 ट्रे अंडे खा जाता था, 20 किलो सेब खा जाता था। असो इतना ऊंचा, हम लोगों से डबल ऊंचा भैंसा नहीं था वो, उसके पैर तक तो उसका मालिक आता था। अभी वह 4 महीने पहले डेथ हुई। वो बिल्कुल यमराज का था। यमराज का भैंसा 17 करोड़ से दुबई से आया था वो कि हम ले जाएंगे। अब मुझे नाम याद था, अभी याद नहीं, लेकिन सबसे महंगा भैंसा करके देख लेना, वो उसी का नाम, इतने यूट्यूब चैनल है उसके। हाँ सर, वो क्या कहते हैं, अपने इंडिया का ही है ना? हाँ 17 करोड़ में था, लेकिन वो ब्रीडिंग के लिए लोग आए। सो फॉर इम्प्रूव्ड कैटल ब्रीड, जाओ बेटा। सो कैसे, अब देखो एक्सोटिक या फॉरेन ब्रीड्स जैसे कौन कौन सी, जर्सी ब्राउन स्विस, जर्सी ब्राउन स्विस is used for more lactation period। वैसे एक बार बछड़ा हो जाता है तो 2 साल तक गाय दूध देती है, और फिर उसके बाद नहीं देगी तो फिर से बछड़ा पैदा करना पड़ेगा। हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या? अच्छा, मतलब वो बछड़े के जैसे हम लोगों में होता है, बच्चा होने पे दूध आता है माँ का, वैसे उनमें नहीं होगा, अच्छा, वो वैसे जानवर वही नहीं। दूध, बछड़े के दूध। ठीक है, अब इस तरीके से नाउ मिल्क प्रोडक्शन इज इंक्रीज। दूसरा क्या है, लेट्स इन दिस साहिवाल, दीज आर फॉर रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस, एंड रेड सिंधी और साहिवाल आर डिसीज रेजिस्टेंट। सो दीज आर क्रॉस ब्रेड। इनका आपस में क्या कराया जाता है, ब्रेड इसकी सेकंड फॉर्म है, क्रॉस ब्रेड, ब्रीडिंग से ब्रेड बना। सर वो कैटल का अगर पूछे तो बस ब्राउन स्विस और जर्सी के लिए तो चलेगा ना, एक्सोटिक। और क्या, What management practices are common in dairy and poultry farming? लिख लोगे कि दोनों में क्या क्या है, छाया दे दो, ये सब कर दो। और what are the difference between broilers and layers? हाँ ये रहेगा। लिख लोगे कि ब्रॉयलर्स किस लिए होते हैं, ब्रॉयलर्स मीट के लिए होते हैं। ब्रॉयलर्स को हाँ,
मोटा के अलावा एज में हाँ, और उनको क्या दिया जाएगा? हाई प्रोटीन और ये सब दिया जाएगा। 20 वीक तक रखे जाते हैं एग देने के लिए, और वो 6 to 7 वीक में बेच दिया जाता है हाँ। reproduction। यही सब लिखना है, हाँ ये कराया होगा। ठीक है। इतना ही है। फिशरी में हमने आपको कैरम बता दिया, कटला, रोहू, मृगाल। कटला, रोहू, मृगाल, तो उन तीनों का अगर एक साथ करेंगे तो कंपोजिट फार्मिंग हो जाएगी कि नहीं? या राइस फील्ड में हम फिशरी करें, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट फार्मिंग। कंपोजिट फिशरी क्या होती है? कंपोजिट फार्मिंग का मतलब है अगर हम फार्मिंग के अलावा कुछ और काम करें तो उसको कंपोजिट फार्मिंग। जैसे धान का खेत है, 2 महीने पानी रहेगा, उसी में मछलियों के बीज डाल दो, मछलियाँ भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे? कंपोजिट फार्मिंग। वो बीज का मतलब लार्वा सूखा हुआ बाजार में मिलेगा पैकेट में, पैकेट में मिलता है, वो बीज ही बोलते हैं उसको। ठीक, चलो। सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब समझ लेना, इसके क्या क्या नाम है। विटीकल्चर क्या होता है ये भी समझ लेना।